नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धुलिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहम बैठक की है। पश्चिम एशिया संकट पर इस बैठक में मंथन किया गया। तो भारत की अर्थव्यवस्था पर जो असर पड़ा है उसकी भी समीक्षा की गई। आर्थिक सुधारों को गति देने पर इस बैठक में जोर दिया गया। तो ऊर्जा, व्यापार और निवेश पर इस बैठक में विशेष चर्चा हुई है। तो पश्चिम एशिया में जारी तनाव और वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद यानी कि EAC-PM की महत्वपूर्ण बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में ईरान इजरायल संघर्ष और पश्चिम एशिया संकट के भारत तथा वैश्विक अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभावों की विस्तार से समीक्षा की गई। परिषद के सदस्यों ने ऊर्जा सुरक्षा, कच्चे तेल की कीमतों, आपूर्ति श्रृंखला, व्यापारियों गतिविधियों और निवेश माहौल पर संभावित असर को लेकर अपने आंकलन प्रधानमंत्री के सामने रखे। प्रधानमंत्री मोदी ने वैश्विक चुनौतियों के बीच भारत की आर्थिक गति को बनाए रखने और उसे और मजबूत करने के लिए सुधारों को तेज करने पर जोर दिया। बैठक में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ लिविंग को बेहतर बनाने के साथ साथ विदेशी निवेश आकर्षित करने, आर्थिक स्थिरता बनाए रखने और दीर्घकालिक विकास रणनीति पर भी चर्चा हुई। तो सरकार का मानना है कि पश्चिम एशिया में जारी संकट का असर वैश्विक बाजारों पर पड़ सकता है, इसलिए भारत पहले से ही संभावित चुनौतियों से निपटने के लिए तैयारी कर रहा है। ये बैठक ऐसे समय में हुई है जब केंद्र सरकार और RBI अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाए रखने और बाहरी झटकों से बचाने के लिए कई कदम उठा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने परिषद के सुझावों पर विचार करते हुए आर्थिक सुधारों को और गति देने की आवश्यकता भी दोहराई। वहीं घरेलू LPG गैस सिलेंडर की कीमतों में 29 रुपए की बढ़ोतरी कर दी गई है। नई दरें लागू होने के बाद 14.2 किलोग्राम वाले घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत दिल्ली में 913 रुपए से बढ़कर 942 रुपए हो गई। वहीं मुंबई, कोलकाता, चेन्नई समेत देश के अन्य बड़े शहरों में भी उपभोक्ताओं को बढ़ी हुई कीमत चुकानी होगी। तेल विपणन कंपनियों ने अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ऊर्जा कीमतों और लागत में बढ़ोतरी को देखते हुए ये फैसला लिया है। गैस सिलेंडर के दाम बढ़ने से आम लोगों की रसोई का बजट प्रभावित होने की आशंका है। खासकर मध्यम वर्ग और गृहिणियों पर इसका सीधा असर पड़ने की बात कही जा रही है। विपक्षी दलों ने भी इस बढ़ोतरी को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधना शुरू कर दिया है और इसे महंगाई बढ़ाने वाला कदम बताया है। वहीं सरकार का कहना है कि वैश्विक परिस्थितियों के चलते कीमतों में संशोधन जरूरी था। बढ़ी हुई कीमतें तत्काल प्रभाव से लागू कर दी गई हैं। घरेलू LPG सिलेंडर 29 रुपये महंगा हो गया है। दिल्ली में सिलेंडर 942 रुपये पर पहुंच गया है। तो रसोई का बजट इस बढ़ोतरी से बिगड़ने की आशंका जताई जा रही है। गैस कीमतों पर बड़ी सियासत भी लगातार होती हुई दिखाई दे रही है। इससे पहले भी कमर्शियल सिलेंडर्स के दाम में बढ़ोतरी की गई थी और अब घरेलू गैस की कीमतों पर भी ये बढ़ोतरी की मार देखने को मिली है, जिससे आम जनमानस का बजट पूरी तरह से हिलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो एक बार फिर आम जनमानस को ये झटका लगा है। घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतों में 29 रुपये की बढ़ोतरी कर दी गई है। और इसी खबर पर ज़्यादा चर्चा के लिए हमारे मैनेजिंग एडिटर रमेश ठाकुर जी हमारे साथ जुड़ गए। रमेश जी, पहले कमर्शियल सिलेंडर्स की कीमतों में लगातार इजाफा देखने को मिल रहा था और जब कमर्शियल सिलेंडर्स की कीमतों में इजाफा हुआ था तब भी हम चर्चा कर रहे थे कि कहीं ना कहीं अब आने वाले समय में घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतों पर भी बढ़ोतरी का असर देखने को मिलेगा और वही हुआ। 29 रुपये घरेलू गैस सिलेंडर में बढ़ा दिए गए हैं, जिससे आम जनता को एक बड़ा झटका लगा है। कैसे देख रहे हैं? नहीं, देखना इसमें कैसे, ये सारी बातें हम लोग पहले दिन से करते आ रहे थे। बीच में जब कमर्शियल सिलेंडर के जब दाम बढ़े थे उसी दिन हम लोग कह रहे थे कि हो सकता है देर सवेर ये लोग घरेलू सिलेंडर पे भी ये दाम बढ़ाएंगे। लेकिन मुझे लग रहा था घरेलू सिलेंडर पे जबकि दाम बढ़ते हैं तो 10 या 5 रुपए ऐसे ही वृद्धि की जाती है, लेकिन 29-30 रुपए एकदम बढ़ा देना, ये समझिएगा बिल्कुल महिलाओं के पूरे बजट को गड़बड़ा देना। अब बात सिर्फ वही आ जाती है, विरोध कहाँ पे है? डिजिटल विरोध के अलावा कहीं पे सड़कों पे इसका ना प्रतिशोध हो रहा है, ना इसका प्रदर्शन है, कुछ नहीं है। और इसी का फायदा मुझे लग रहा गवर्नमेंट उठा रही है। आए दिन चाहे पेट्रोल हो, कमर्शियल सिलेंडर हो, घरेलू सिलेंडर हो, वो बढ़ाते ही जा रहे हैं। उनको कोई सर्दी गर्मी कुछ नहीं हो रहा। कल देखो कितना बड़ा मूवमेंट, आक्रोश जो जंतर मंतर पे हम लोगों ने देखा, वो भी सरकार के खिलाफ था, नीट परीक्षा के खिलाफ था। लेकिन पता चला 3-4 घंटे का विरोध हुआ, उसके बाद में सब शांत, कोई कुछ नहीं है। अब विपक्ष मुझे लगता है कि इस बार
इतना असहाय, इतना कमजोर भारत में हो गया है। अब यही अगर हम देखें 2014 की अगर इतिहास को उठा के देखें, जब बामुश्किल 1 रुपए से भी कम जब डीजल पेट्रोल बढ़ता था, तो क्या स्थिति ये लोग सड़कों पे कर देते भारतीय जनता पार्टी। इसलिए कहते हैं भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में इतनी बेहतरीन काम करती है, मतलब उसके मुकाबले कोई नहीं है। 1 रुपए में वो नाक के दम कर देते थे। खुद प्रणब मुखर्जी उस समय वित्त मंत्री हुआ करते थे, बाहर आके बात करते थे कि नहीं इसको चलो रिवाइव करेंगे। वो होता था, ऐसे भी होता था कि 24 घंटे में सरकार को वो पड़े हुए पैसे को कम करना पड़ता था। बिल्कुल। तो यहाँ पे तो ऐसा बिल्कुल देखने को नहीं मिलता है। 29 रुपए ये आप अगर देखो कमर्शियल सिलेंडर में जब पैसे बढ़ते हैं तो उस स्लैब को किसी भी तरीके से होटल वाले जहाँ खाना खाने जाते हो या जो भी कमर्शियल गतिविधियां आप जब करते हो ना, तो उसकी भरपाई कर लेते हो किसी ना किसी सूरत में। अभी 29 रुपए जब आप सिलेंडर महिलाएं जब लेंगी, क्योंकि चूल्हा जो चौका जो होता है वो महिलाओं के हवाले होता है, पूरी किचन सब उनके हवाले होती है। तो उनको एक एक चीज में पैसे को मैनेज करना होता है, अपने पूरा महीने का बजट बना के लगता है, उसमें 30 रुपए और ऐड हो जाएंगे तो जाहिर सी बात है उनका जो बजट है गड़बड़ा जाएगा। जी बिल्कुल। और कहीं ना कहीं जो ये मार पड़ रही है आम जनमानस पर, एक तरफ पेट्रोल डीजल के दामों में भी वृद्धि की गई, सीएनजी के दाम बढ़ा दिए गए, अब उसके बाद घरेलू गैस सिलेंडर की बारी, और घरेलू गैस सिलेंडर के दाम में भी 29 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। यानी कि अब कहीं ना कहीं आम जनमानस को बाहर का सामान खरीदने में भी ज़्यादा रकम चुकानी पड़ रही है, और साथ ही साथ जिस तरीके से एलपीजी के दाम में यहाँ पर वृद्धि हुई है उससे भी लोगों को अब दो चार होना पड़ेगा। यानी कि खासा महंगाई की मार पड़ती हुई लोगों को नजर आ रही है। देखिए साहिल जी, इसकी जो मार जो पड़ती है ना, जो मध्यम वर्ग से जो नीचे वाला जो वर्ग होता है, जिसको आप 4th कैटेगरी में कह सकते हो, जिसमें कामकाजी लोग आ जाते हैं, किराए पट्टे पे लोग आ जाते हैं। आप दिल्ली एनसीआर में देखो, मुझे लगता है बामुश्किल यहाँ 40% जो स्थानीय लोग रहेंगे जिनके घर बार सब कुछ है, लेकिन 60% अगर आप देखो दिल्ली एनसीआर का अगर आंकड़ा आप देखो तो उसमें हर प्रांत का व्यक्ति यहाँ पे रहता है। एक घर में आप 2, 4, 6, 7 किराएदार आपको दिखाई दे जाएंगे, और कुछ जो फैक्ट्री इलाके हैं वहां पे आप देखिएगा लेबर क्लास आपको मिल जाएगा। अब वो बेचारे क्या करते हैं, छोटे जो सिलेंडर है हाथ में उठा के 1 किलो या 2 किलो 3 किलो ऐसे भरवाते हैं वो, तो उसमें इनको बढ़ोतरी तो 29 रुपए की हुई है, और वो हर किलो के हिसाब से वो चार्ज करेंगे इनको। अगर 14 किलो का जो सिलेंडर होता है उसकी अगर आप पूरा रेशो आप निकालोगे, जो बेचारे वो 1 किलो में देते हैं उससे कहीं ज्यादा वृद्धि उनके सर पे आ जाती है। तो इन सब चीजों को देख के मुझे लगता है कि इतनी निर्दयी सरकार और इतनी अनैतिक काम करने वाली हरकतें नहीं होनी चाहिए। आम आदमी की सरकार है, प्रधानमंत्री मोदी ये कहते हैं कि मैं सबसे लास्ट में खड़े हुए व्यक्ति के लिए सोचूंगा, करूंगा, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, लेकिन यहाँ पे तो निवाला छीना जा रहा है लोगों के मुंह से। तो इन सब चीजों को देख के मुझे लगता है कि सरकार को गंभीरता से लेनी चाहिए। अब इसका भगवान जाने इसका दलील, इसका तर्क क्या सरकार देगी, वही हार्मोज स्टेट हार्मोज का हवाला दिया जाएगा, या फिर ये वॉर चल रहा है उसका हवाला दिया जाएगा। हो सकता है कि कल ये भी कह दे कि नहीं कल काकरोच आए थे दिल्ली में तो उसके वजह से खाना पीना ज्यादा खा गए तो सिलेंडर इससे ज्यादा सार्टिंग, वो कुछ भी कह सकते हैं कुल मिला के। लेकिन ये मुझे लगता है व्यंग्यात्मक तौर पे तो आप कुछ भी कह सकते हो, लेकिन इसका अगर धरातल पे जब उतर के आप इसकी एनालिसिस करते हो तब आपको पता चलता है कि महंगाई कहाँ तक जाके पहुंची हुई है। सरकारों से पूछो, सरकार तो सीधे कहेगी ये तो पुरानी सरकारें थी, उन्हीं की देन है, नेहरू का नाम ले लिया जाएगा, शीला का नाम ले लिया जाएगा। लेकिन फिर उसमें तर्क ये होना चाहिए कि भाई आपको तो जनता ने इसलिए चुना है कि आप उनसे बेटर करोगे, आप भी उसी धरने पे चल रहे हो। तो इन सब चीजों को देख के मुझे लगता है सरकार को सोचना चाहिए, आप लोगों के विषय में सोचना चाहिए। 29 का चुनाव आने वाला, 27 यूपी में सबसे बड़ा सूबा उसमें चुनाव होने वाला है। अगर यही गति रही तो मुझे लगता है तो स्थितियां खराब हो जाएंगी। जी चलिए रमेश जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम चर्चा के लिए आपका बहुत शुक्रिया।
तो रसोई का बजट बिगड़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। गैस कीमतों में बढ़ोतरी की गई है। एलपीजी के दाम में ये बढ़ोतरी हुई है। घरेलू गैस सिलेंडर 29 रुपये महंगा हो गया है। तो आम जनमानस पर इसका सीधा प्रभाव अब पड़ने वाला है। इससे पहले ईंधन को लेकर भी लगातार लोगों में आक्रोश था और अब उस बीच घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतों में इजाफा हुआ है। इससे कहीं ना कहीं अब लोगों पर दोहरी मार पड़ती हुई दिखाई पड़ेगी। वहीं भारत और इंडोनेशिया के बीच रणनीतिक और आर्थिक संबंधों को नई गति देने के उद्देश्य से इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियोनो 3 दिवसीय भारत दौरे पर नई दिल्ली पहुंच गए हैं। इस दौरान वो भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग बैठक में हिस्सा लेंगे, जिसकी सह अध्यक्षता विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर करेंगे। दोनों नेताओं के बीच होने वाली वार्ता में व्यापार, निवेश, रक्षा सहयोग, समुद्री सुरक्षा, डिजिटल कनेक्टिविटी, स्वास्थ्य, शिक्षा और सांस्कृतिक आदान प्रदान जैसे कई अहम मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। खासतौर पर हिंद प्रशांत क्षेत्र यानी कि इंडो पैसिफिक में बढ़ते भू राजनीतिक महत्व को देखते हुए समुद्री सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता पर दोनों देशों का फोकस रहेगा। भारत और इंडोनेशिया के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी लगातार मजबूत हुई है और दोनों देश आसियान, G20 तथा अन्य अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी करीबी सहयोग कर रहे हैं। बैठक में दोनों देशों के बीच पहले हुए समझौतों की प्रगति की समीक्षा के साथ साथ नए सहयोग क्षेत्रों पर भी विचार किया जाएगा। माना जा रहा है कि यह दौरा भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी और इंडोनेशिया की क्षेत्रीय कूटनीति और मजबूती देने की दिशा में अहम साबित हो सकता है। दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश बढ़ाने के साथ साथ रक्षा और समुद्री सहयोग को नई ऊंचाई देने पर भी विशेष जोर रहेगा। उधर दिल्ली के जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी यानी कि सीजेपी के प्रदर्शन को लेकर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने पहली बार इस आंदोलन पर प्रतिक्रिया देते हुए बिना नाम लिए अभिजीत दीपके और उनके अभियान पर निशाना साधा है। झारखंड की राजधानी रांची में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए नितिन नवीन ने कहा कि कुछ लोग विदेशों में बैठकर भारत के युवाओं को नकारात्मक राजनीति की ओर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन देश का युवा इतना जागरूक है कि वह ऐसे प्रयासों में नहीं फंसेगा। उन्होंने कहा कि डिजिटल युग का इस्तेमाल युवाओं को भ्रमित करने या उन्हें गलत दिशा में ले जाने के लिए नहीं होने दिया जाएगा। नितिन नवीन का ये बयान ऐसे समय में सामने आया जब अभिजीत दीपके के नेतृत्व में जंतर मंतर पर हजारों छात्र और युवा परीक्षा प्रणाली में कथित गड़बड़ियों, पेपर लीक और मूल्यांकन विवादों को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। प्रदर्शनकारियों ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग भी उठाई। वहीं सीजेपी का दावा है कि यह आंदोलन युवाओं की आवाज़ है और शिक्षा व्यवस्था में जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए शुरू किया गया है। दूसरी ओर बीजेपी का कहना है कि लोकतांत्रिक तरीके से विरोध करना सभी का अधिकार है, लेकिन युवाओं को नकारात्मक राजनीति की ओर धकेलने की कोशिश स्वीकार नहीं की जाएगी। इस बयान के बाद सीजेपी आंदोलन और बीजेपी के बीच सियासी टकराव और तेज होने के संकेत मिल रहे हैं। वहीं कांग्रेस सांसद शशि थरूर और इतिहासकार रामचंद्र गुहा के बीच राहुल गांधी की नेतृत्व क्षमता को लेकर छिड़ी बहस अब राजनीतिक चर्चाओं का बड़ा विषय बन गई है। दरअसल रामचंद्र गुहा ने हाल ही में राहुल गांधी के प्रधानमंत्री पद के लिए उपयुक्तता पर सवाल उठाए थे, जिसके बाद शशि थरूर ने उनका नाम लिए बिना प्रतिक्रिया दी थी। थरूर ने कहा कि लोकतंत्र में किसी भी नेता का मूल्यांकन जनता करती है, ना कि कुछ चुनिंदा बुद्धिजीवी। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि दुनिया में कई ऐसे नेता हुए हैं जिन्हें शुरुआत में कम आंका गया, लेकिन बाद में उन्होंने सफल नेतृत्व का परिचय दिया। थरूर ने अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे नेताओं का उल्लेख करते हुए कहा कि लोकतांत्रिक राजनीति में जनता का विश्वास सबसे बड़ा पैमाना होता है। ये विवाद ऐसे समय में सामने आया जब विपक्ष 2029 के आम चुनावों की रणनीति पर काम कर रहा है और कांग्रेस के अंदर नेतृत्व को लेकर चर्चा जारी है। राहुल गांधी हाल के वर्षों में लगातार विपक्षी राजनीति के केंद्र में रहे हैं और कई राष्ट्रीय मुद्दों पर सरकार को घेरते रहे हैं। वहीं रामचंद्र गुहा की टिप्पणी के बाद कांग्रेस समर्थकों और विपक्षी खेमे में भी बहस तेज हो गई है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह बहस केवल राहुल गांधी तक सीमित नहीं है, बल्कि देश में विपक्षी नेतृत्व की दिशा और भविष्य को लेकर भी महत्वपूर्ण संकेत देती है। वहीं दिल्ली के शादरा स्थित गांधीनगर मार्केट में भीषण आग लगने से इलाके में हड़कंप मच गया। आग बाजार के एक हिस्से में लगी और देखते ही देखते कई दुकानों तक फैल गई। घटना की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने का अभियान शुरू किया गया। आग की लपटें और धुएं का गुबार दूर दूर तक दिखाई दिया, जिससे आसपास के व्यापारियों और लोगों में अफरा तफरी का माहौल बन गया। दमकल कर्मियों ने घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार आग से कई दुकानों में रखा सामान जलकर खाक हो गया, जिससे व्यापारियों को भारी आर्थिक नुकसान होने की आशंका है। हालांकि राहत की बात यह रही कि घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। आग लगने के कारणों का फिलहाल पता नहीं चल सका है और संबंधित एजेंसियां मामले की जांच में जुटी हैं। गांधीनगर दिल्ली के सबसे बड़े रेडीमेड वस्त्र बाजारों में से एक माना जाता है। ऐसे में आग की इस घटना ने व्यापारियों की चिंताओं को बढ़ा दिया है। प्रशासन ने प्रभावित क्षेत्र को घेरकर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी है और नुकसान का आंकलन किया जा रहा है।
वहीं पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। कोलकाता नगर निगम के वार्ड नंबर 101 के टीएमसी पार्षद बप्पादित्य दासगुप्ता को कथित रंगदारी वसूली मामले में कोलकाता पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोप है कि निर्माण कार्य और अन्य स्थानीय गतिविधियों के नाम पर पैसे की मांग की गई थी। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू की और पूछताछ के बाद पार्षद को हिरासत में लेकर गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद उन्हें अदालत में पेश किया गया, जहां बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे और विरोध के नारे भी लगाए गए। ये कार्रवाई ऐसे समय में हुई है जब पश्चिम बंगाल में कथित सिंडिकेट और रंगदारी नेटवर्क के खिलाफ पुलिस लगातार अभियान चला रही है। हाल के दिनों में कई स्थानीय नेताओं और जनप्रतिनिधियों पर भी इसी तरह के आरोपों में कार्रवाई की गई है। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच जारी है और शिकायत में लगाए गए आरोपों की सभी पहलुओं से पड़ताल की जा रही है। वहीं विपक्ष ने इस गिरफ्तारी को लेकर राज्य सरकार और टीएमसी पर निशाना साधा है। बप्पादित्य दासगुप्ता की गिरफ्तारी के बाद बंगाल की राजनीति में एक बार फिर रंगदारी और स्थानीय सिंडिकेट के मुद्दे पर बहस तेज हो गई है। वहीं हरियाणा और चंडीगढ़ से जुड़े करोड़ों रुपए के सरकारी फंड घोटाले की जांच अब और तेज हो गई है। केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी कि सीबीआई करीब 661 करोड़ रुपए के कथित सरकारी धन गबन मामले की जांच कर रही है और इस मामले में कई वरिष्ठ अधिकारियों की भूमिका जांच के दायरे में आ गई है। जांच एजेंसी पहले ही बैंक अधिकारियों, सरकारी कर्मचारियों और निजी व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई कर चुकी है। अब सीबीआई की नज़र उन वरिष्ठ नौकरशाहों और अधिकारियों पर है जिनके कार्यकाल में सरकारी विभागों का पैसा निजी बैंकों में जमा किया गया और बाद में कथित तौर पर फर्जी दस्तावेजों, शेल कंपनियों और संदिग्ध लेन देन के जरिए धन का दुरुपयोग किया गया। जांच में हरियाणा सरकार के विभिन्न विभागों, आईडीएफसी, फर्स्ट बैंक और अन्य वित्तीय संस्थानों से जुड़े दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं। सीबीआई ने कई स्थानों पर छापेमारी कर डिजिटल रिकॉर्ड, वित्तीय दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण भी जब्त किए हैं। इससे पहले इस मामले में कई गिरफ्तारियां हो चुकी हैं और कुछ अधिकारियों को निलंबित भी किया गया है। एजेंसी अब पूरे नेटवर्क और कथित साजिश में शामिल लोगों की भूमिका की जाँच कर रही है। इस हाई प्रोफाइल घोटाले ने हरियाणा और चंडीगढ़ के प्रशासनिक तंत्र में हलचल मचा दी है। वहीं बिहार के चर्चित शिक्षक और यूट्यूब एजुकेटर खान सर एक बार फिर चर्चाओं में है। इस बार मामला उनके केजीएस कोचिंग संस्थान में फायर सेफ्टी और सुरक्षा व्यवस्थाओं से जुड़ा हुआ है। पटना के कंकड़बाग स्थित केजीएस कोचिंग सेंटर में सुरक्षा मानकों को लेकर गंभीर सवाल उठाए गए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक संस्थान में बड़ी संख्या में छात्र पढ़ाई करते हैं, लेकिन फायर सेफ्टी से जुड़े कई जरूरी इंतजाम मौके पर नहीं पाए गए। इसी को लेकर प्रशासन ने जांच शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि कोचिंग सेंटर में अग्निशमन उपकरण, आपातकालीन निकास और अन्य सुरक्षा व्यवस्थाओं की स्थिति की जांच की जा रही है। हाल के वर्षों में देश भर में कोचिंग संस्थानों में आग लगने और सुरक्षा चूक की कई घटनाएं सामने आने के बाद प्रशासन ऐसे मामलों को लेकर आर्थिक और अधिक सतर्क नजर आ रहा है। अधिकारियों का कहना है कि अगर जांच में किसी तरह की लापरवाही या नियमों का उल्लंघन पाया जाता है तो नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। वहीं इस मुद्दे को लेकर छात्रों और अभिभावकों के बीच भी चिंताएं बढ़ गई हैं। बड़ी संख्या में विद्यार्थी रोजाना इस संस्थान में पढ़ाई के लिए पहुंचते हैं। ऐसे में उनकी सुरक्षा को लेकर सवाल उठना स्वाभाविक माना जा रहा है। फिलहाल प्रशासनिक टीम भवन की संरचना, फायर सेफ्टी उपकरणों और अन्य सुरक्षा मानकों की विस्तृत जांच में जुटी हुई है। जांच रिपोर्ट आने के बाद ही ये स्पष्ट हो सकेगा कि संस्थान सभी आवश्यक मानकों का पालन कर रहा था या नहीं। इस पूरे मामले पर अब सभी की नज़र प्रशासनिक कार्रवाई और जांच के नतीजों पर टिकी हुई है। उधर मलयालम सिनेमा से एक दुखद खबर सामने आई है। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार विजेता अभिनेता और निर्देशक सलीम कुमार का निधन हो गया है। 56 वर्षीय सलीम कुमार ने कोची के एक निजी अस्पताल में अंतिम सांस ली। बताया जा रहा है कि स्वास्थ्य संबंधी जटिलताओं के बाद उनकी हालत गंभीर हो गई थी और उन्हें वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा गया था। सलीम कुमार मलयालम फिल्म इंडस्ट्री के सबसे लोकप्रिय कलाकारों में गिने जाते थे और उन्होंने अपने करियर में कॉमेडी से लेकर गंभीर किरदारों तक कई यादगार भूमिकाएं निभाई। उन्हें फिल्म आद मिंटे मकन अबू के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उनके निधन की खबर सामने आते ही फिल्म जगत और प्रशंसकों में शोक की लहर दौड़ गई। सुपरस्टार मम्मुट्टी, पृथ्वीराज, सुकुमारन, दिलीप समेत कई फिल्मी हस्तियों ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। सलीम कुमार के निधन को मलयालम सिनेमा के लिए एक अपूर्णीय क्षति माना जा रहा है। वहीं गुजरात के बनासकांठा जिले से एक बेहद दर्दनाक हादसा सामने आया, जहां अंबाजी के पास अरावली पर्वतमाला क्षेत्र में स्थित रिंछड़ी तालाब में डूबने से 3 मासूम बच्चों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि बच्चे तालाब के किनारे खेल रहे थे, तभी अचानक गहरे पानी में चले गए और डूबने लगे। जब बच्चों के काफ़ी देर तक घर नहीं लौटने की परिजनों और स्थानीय लोगों ने तलाश शुरू की, उनकी चप्पलें और अन्य सामान तालाब के पास मिला। इसके बाद स्थानीय लोगों और प्रशासन की मदद से खोजबीन शुरू की गई। काफ़ी मशक्कत के बाद तीनों बच्चों के शव तालाब से बरामद कर लिए गए। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और जांच शुरू कर दी। हादसे के बाद पूरे गांव में मातम पसरा हुआ है और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। स्थानीय लोगों का कहना है कि तालाब के आसपास पर्याप्त सुरक्षा इंतजाम नहीं होने के कारण इस तरह के हादसों का खतरा बना रहता है। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच की जा रही है। इस दर्दनाक घटना ने एक बार फिर
जलाशयों के आसपास सुरक्षा व्यवस्था और बच्चों की निगरानी को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। वहीं भारत और नेपाल के रिश्तों में हाल के दिनों में आई तल्खियों के बीच दोनों देशों ने संबंधों को नई दिशा देने का संकेत दिया है। नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल और भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के बीच नई दिल्ली में हुई अहम बैठक में द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत बनाने पर व्यापक चर्चा हुई। बैठक के दौरान जयशंकर ने कहा कि भारत और नेपाल के बीच एक बहुत विशेष संबंध है और अब समय आ गया है कि दोनों देश अपने रिश्तों को नई ऊंचाइयों तक ले जाएं। वहीं नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल ने भी सकारात्मक रुख अपनाते हुए कहा है कि नेपाल भारत के प्रति कोई पुरानी कटुता या बोझ नहीं रखता और दोनों देशों को भविष्य की साझेदारी पर ध्यान देना चाहिए। बातचीत में व्यापार, निवेश, ऊर्जा, कनेक्टिविटी, डिजिटल सहयोग और लोगों के बीच संबंधों को मजबूत बनाने जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई। दोनों पक्षों ने सीमा से जुड़े संवेदनशील मुद्दों पर भी संवाद बनाए रखने की बात कही। ये बैठक ऐसे समय में हुई है जब हाल ही में नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह के लिपुलेख मुद्दे पर दिए गए बयान को लेकर दोनों देशों के बीच कूटनीतिक बहस तेज हुई थी। हालांकि इस मुलाकात से यह संकेत मिला है कि नई दिल्ली और काठमांडू दोनों विवादों को पीछे छोड़कर सहयोग और विकास के एजेंडे पर आगे बढ़ना चाहते हैं। भारत ने एक बार फिर नेपाल को अपनी नेबरहुड फर्स्ट नीति का महत्वपूर्ण साझेदार बताया है। वहीं भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा सुरक्षा और समन्वय को लेकर एक अहम बैठक होने जा रही है। भारत के सीमा सुरक्षा बल यानी कि BSF और बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड यानी कि BGB के बीच 57वां महानिदेशक स्तरीय सीमा समन्वय सम्मेलन 8 से 11 जून तक नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। इस उच्च स्तरीय वार्ता में दोनों देशों के बीच सीमा प्रबंधन, सुरक्षा चुनौतियों और आपसी सहयोग को मजबूत करने पर विचार और विस्तार से चर्चा होगी। सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व BSF के महानिदेशक प्रवीण कुमार करेंगे, जबकि बांग्लादेशी पक्ष का नेतृत्व BGB के महानिदेशक मेजर जनरल मोहम्मद अशरफुज रहमान सिद्दीकी करेंगे। बैठक के दौरान अवैध घुसपैठ, तस्करी, सीमा पर अपराध और अपराधियों की आवाजाही रोकने के लिए संयुक्त रणनीति तैयार करने पर जोर रहेगा। इसके अलावा भारत बांग्लादेश सीमा पर फेंसिंग यानी कि बाढ़ निर्माण से जुड़ी चुनौतियों और सुरक्षा अवसंरचना को मजबूत बनाने के उपायों पर भी चर्चा की जाएगी। BSF जवानों और भारतीय नागरिकों पर होने वाले हमलों को रोकने, साथ ही सीमा पर शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए प्रभावी कदमों पर भी विचार होगा। वार्ता में भारतीय विद्रोही संगठनों के खिलाफ कार्रवाई, सीमा पर सुरक्षा सहयोग और खुफिया सूचनाओं के आदान प्रदान को और मजबूत करने जैसे मुद्दे भी प्रमुखता से उठाए जाएंगे। दोनों देशों के बीच ये सम्मेलन सीमा सुरक्षा को और प्रभावी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। ओपन 2026 के महिला एकल वर्ग में 19 वर्षीय रूसी टेनिस स्टार मीरा एंड्रीवा ने इतिहास रचते हुए अपना पहला ग्रैंड स्लैम खिताब जीत लिया है। पेरिस के रोलां गैरो में खेले गए फाइनल मुकाबले में एंड्रीवा ने पोलैंड की माजा च्वालिंस्का को सीधे सेटों में 6-3, 6-2 से हराकर खिताब अपने नाम किया। मुकाबले की शुरुआत में दोनों खिलाड़ियों के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिली, लेकिन पहले सेट के मध्य से एंड्रीवा ने मैच पर पूरी तरह नियंत्रण बना लिया। दूसरे सेट में उन्होंने लगातार शानदार खेल दिखाते हुए च्वालिंस्का को वापसी का कोई मौका नहीं दिया। इस जीत के साथ एंड्रीवा फ्रेंच ओपन जीतने वाली 1992 में मोनिका सेलेस के बाद सबसे युवा महिला खिलाड़ी बन गई हैं। वहीं वो 2014 में मारिया शारापोवा के बाद ग्रैंड स्लैम जीतने वाली पहली रूसी महिला खिलाड़ी भी बन गई है। दूसरी ओर क्वालिफायर के दौरान और आपको बता दें कि टूर्नामेंट में उतरी माजा च्वालिंस्का का सफर भी बेहद शानदार रहा, जिन्होंने फाइनल तक पहुंचकर सभी को चौंका दिया। हालांकि वो खिताब जीतने से चूक गई, लेकिन उनके प्रदर्शन की दुनिया भर में सराहना की जा रही है। एंड्रीवा की इस ऐतिहासिक जीत ने महिला टेनिस में एक नए सितारे के उदय का संकेत दे दिया है। पुरुष फाइनल मैच भी खेले जाने वाला है और इसको लेकर भी दर्शकों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए। नमस्कार।